चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी पढ़ाई को सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है ना? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी सीवियर कोल्ड का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, उसमें सब कोई अपने अपने घर में है, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों की क्लासेस नहीं रुके, कंटिन्यू रहे, सिलेबस आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम सभी को काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है काफ़ी अच्छे से अपना पढ़ाई करें और जो भी टॉपिक यहाँ से पढ़ा दिया जा रहा है उसको देखें, नोट करें, नोट करने के बाद उसका नोटबुक बनाएं। ठीक है ना? और अपने बुक का जो भी टॉपिक है उसको काफ़ी सिंसियरिटी के साथ अपना पढ़ाई करें, क्योंकि जैसे ही स्कूल आपका रीओपन होगा ठंडी के छुट्टी के बाद, वैसा ही आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा कि 5 दिन 10 दिन 10 डेज़ की आप बैठ करके फिर से प्रिपेयर हो, फिर से आप लोगों का एग्ज़ाम दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई को जस्ट कंटिन्यू रखें। ठीक है? तो हम जैसे आप लोगों को लाइट चैप्टर शुरुआत किए थे और लाइट चैप्टर में हम आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पूरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा दिया था कि आपका लाइट कैसे इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट कैसे होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्लांसिंग एंगल क्या है। ठीक है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे वेरी करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ग्लांसिंग एंगल के साथ आपका रिलेशंस क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने काफ़ी बढ़िया समझा दिया था। उसके बाद मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया था कि जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और दूसरा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था, ऐसा ही मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ था बोर्ड पे, बोल दिया था कि इसको आप लोगों ने सिलवर्ड कर दीजिए। यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे हैं, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में बढ़िया से मैंने डायग्राम बताया था आप लोगों को। यहाँ से मैंने सिलवर्ड कर दिया, मतलब ये ट्रांसपेरेंट मिरर को ऑप्टिक ऑब्जेक्ट मिरर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से मैंने आप लोगों का नॉर्मल डाला था, यहाँ से एंगल बनाए थे, जितना ही एंगल इंसिडेंट होती है उतना ही एंगल से आपका रिफ्लेक्ट करती है। तो ये एंगल आई हो गया, एंगल ई आर हो गया। इसको हमने क्या बोला था बाबू? इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं बाबू? रिफ्लेक्टेड रे बताए थे। इसको हमने क्या किया था बाबू? सिलवर्ड किया था। ये वाले एंगल को हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, जिसको थीटा माने थे। ऐसे आप एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं, स्मॉल जी भी मान सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हमने क्या मान लिया बाबू? थीटा माने हुए तक पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में थीटा। तो इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे बाबू? ग्लांसिंग एंगल के नाम से हम लोग इसको डिनोट किए थे। मतलब रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको ग्लांसिंग एंगल बोले थे, ग्लांसिंग एंगल बोले थे। उसके बाद फिर समझाए थे कि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में जो आपका एंगल बनता है उसको भी ग्लांसिंग एंगल के नाम से जानते हैं। और दोनों एंगल आपका इस अदर इक्वल होता है। अगर इसकी थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो इस वाले थीटा का भी वैल्यू कितना होगा बाबू? आपका 30 डिग्री होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बढ़िया समझाया था। तो इसी रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे वो लिया। तब यही आपका सेकेंड आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही पॉइंट यानी एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो देखिएगा कि यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही पॉइंट यानी सेम प्लेन में है। ठीक है ना? तो यही आपका सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है, जो काफी बढ़िया से मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने समझा चुका हूँ। तो कहता है, हाँ, अब इसी के बेस पे मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट में बताया था आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको ध्यान से समझेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा क्या था बाबू? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है क्या कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी कहने का मतलब है कि जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो ये दोनों लॉज को फॉलो करेगा। मतलब इसका एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होगा, और
और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, तब भी जा करके वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करेगा। यानी जो कल मैंने डायग्राम बना करके आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर समझाए थे, वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का भी एग्जाम्पल मान सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे दोनों का दोनों लॉज आपका फॉलो कर रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को 100% फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई और एंगल आर थे, यानी इस डायग्राम के लिए एंगल आई का वैल्यू जितना है उतना ही एंगल आर की भी वैल्यू है, और तीनों का तीनों पॉइंट एक सेम प्लेन में है। जब इस लॉज को कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो करता है तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जब भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो एक प्लेन से होती है, एक आपका किससे होती है बाबू? प्लेन से होती है, रफ सरफेस से नहीं होती है, स्मूथ सरफेस से होती है। किससे होती है बाबू? स्मूथ सरफेस, या इसी को हम लोग ब्राइट सरफेस से बोलते हैं। ब्राइट सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस से होती है, रफ सरफेस से नहीं होती है। वहीं अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर दिखाना हो मुझे, तो एक हम इस टाइप का सरफेस ले लेंगे, जिगजैग पाथ वाली सरफेस ले लेंगे, कोई भी मटेरियल ले लेंगे। तो यहाँ से अगर पॉइंट ऑफ सोर्स से कोई भी लाइट अगर निकल रही है, मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ऑफ सोर्स है जहाँ से लाइट आपका निकल रहा है, तो लाइट आपका निकलने के बाद सीधा फोकस ये फॉल्स हुआ कहाँ पे? ये वाले सरफेस के इस वाले पॉइंट पे, तब इसको क्या बोलेंगे बाबू? हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। जो भी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट प्रोपागेट हो करके आपका सरफेस पे फॉल्स डाउन होती है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो ऐसे नॉर्मल डालेंगे, लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्शन इतना ही एंगल पे नहीं हो करके पता चला कि यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन कर किया, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल का फॉर्मेशन हुआ उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच होनी चाहिए थी रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आई की वैल्यू ये अगर 20 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल आई की वैल्यू अगर 20 डिग्री है तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू भी 20 डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया है आपका? 20 से ज़्यादा है। मान लीजिए यार की वैल्यू 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब रिफ्लेक्शन तो हो रही है, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट तो आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी हो रही है, नॉर्मल भी डाला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी आपका हुआ, लेकिन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपका वही फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, और इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर? अब इतना में किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे, डाउट क्लियर करवा लेंगे, या फिर कोई अनदर मीडियम हो अगर डाउट क्लियर करने का तो आप लोग वहाँ से भी हमसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर के अबाउट हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया से स्टडी कर लिया था पिछले वीडियोज में। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन भी पढ़ा दिया, प्लेन मिरर के थ्रू आपका प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा दिया। अब कहता है कि यहाँ पे अब कंप्लीट अगर हम मिरर की स्टडी करते हैं तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मिरर के टाइप्स क्या हैं, मिरर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और इस मिरर का अपना अपना वर्क एंड फंक्शंस कैसे करता है, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्म्ड इमेज का आपका नेचर क्या होता है, वर्चुअल होता है, रियल होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, और आप लोग जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट अपने नोटबुक में नोट करें और ध्यान से पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट लें, लेक्चर को सुनें, और जो भी आपका डाउट हो उसको आप लोग ऑल द कॉस्ट आप लोग क्लियर करवा ही लें। अब देखते हैं अगर हम मिरर के टाइप्स की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, हम मिरर के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो ये मेनली मिरर तो आपका दो टाइप्स का होता है। अगर हम मिरर को देखते हैं तो आपका मिरर एक्चुअल में दो टाइप्स का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर,
जो अभी हमने रिफ्लेक्टिंग आप लोगों को दिखाया था वो प्लेन मिरर के थ्रू दिखाए थे। जैसे ऐसे हमने डायग्राम बना करके ऐसे सिल्वर्ड कर दिया था, डेट मींस ये प्लेन मिरर को डिनोट करता है। तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। उसके बाद कहता है बाबू एस्पेरिकल मिरर की बात आती है, तो यहाँ पे एस्पेरिकल मिरर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एस्पेरिकल मिरर बोलते हैं। तो फिर अगेन आपका प्लेन मिरर की कोई टाइप्स नहीं होती है, प्लेन मिरर आपका सिंपल प्लेन सरफेस होती है, ठीक है ना। अब कहता है कि एस्पेरिकल मिरर को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कनकेव मिरर, एक को बोलते हैं कनकेव मिरर, और दूसरे को बोलते हैं बाबू दूसरे को कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। किस मिरर के नाम से जानते हैं बाबू? ये आपका ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। फर्स्ट को कनकेव मिरर कहते हैं, दूसरे को और ये आपका कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यही जो आपका स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स है, कनकेव और कन्वेक्स, यही सबसे आपका ये इंपॉर्टेंट मिरर होती है। ये मिरर जनरली हमारे लाइफ में उतना यूज या फिर उतना कुछ वाइटल्स कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड नहीं करती है जितना ये वाइटल कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करता है और इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि अब आखिर हम मिरर में देखेंगे कि अब आखिर कनकेव किसको बोलेंगे, कन्वेक्स किसको बोलेंगे, इसका शेप क्या होगा, उसमें पोल पढ़ेंगे, फोकस पढ़ेंगे, रेडियस और कर्वेचर पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। ये जो भी मैंने अभी यहाँ पे माइंड मैप करके डिवाइड किया है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम देखेंगे तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो आपका प्लेन मिरर को तो समझा ही चुके हैं, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। उसके बाद आते हैं एस्पेरिकल मिरर। एस्पेरिकल मिरर आपका स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है ना। एस्पेरिकल मिरर आपका एकदम हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्लेन मिरर जस्ट ऐसे करके सिल्वर्ड कर दिए, और इस ट्रांसपेरेंट मिरर को क्या कर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को एक तरफ से पेंट कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए। तो जैसे ही सिल्वर्ड करेंगे तो ये आपका ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जैसे ही ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका एक साइड किसका काम करेगा बाबू? ब्राइट सरफेस का काम कर रहा है। ये वन साइड आपका ब्राइट सरफेस का काम कर रहा है, यानी इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहीं से होती है, इसके पीछे वाले साइड से नहीं होती है, यानी सिल्वर्ड पार्ट से आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग सिल्वर्ड कर देते हैं या फिर पेंटेड कर देते हैं, ओके। अब आते हैं हम लोग एस्पेरिकल मिरर पे। तो कहता है ये एस्पेरिकल मिरर एक आपका हॉलो सरफेस है। क्या है बाबू? हॉलो स्फीयर, ये आपका एस्पेरिकल मिरर है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एस्पेरिकल मिरर नहीं है, एस्पेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कांच ग्लास का एक ये शीट है, ठीक है ना, जो कि स्फीयर के फॉर्म में है। अब कहता है कि इसको अगर हम दो भाग में अगर बीच से कट लगा करके इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसको दो भाग में अगर हम एस्पेरिकल मिरर को दो भाग में डिवाइड कर दें तो मुझे दो शेप मिल जाती है। एक आपका कनकेव के लिए शेप मिलता है, दूसरा आपका ये आपका कन्वेक्स के लिए शेप मिलता है। तो उसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो आपका एक पार्ट ये बन गया और दूसरा पार्ट ये बन गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अचानक अपने आप में सोच लेंगे कि अच्छा इसको हम लोग क्या बोल देंगे बाबू? ये कन्वेक्स बोल देंगे, इसको कनकेव बोलेंगे, जो कि 100% ये सोचना आप लोगों के लिए बेवकूफ़ी होगी। ऐसा मतलब सोचेंगे ही नहीं कि अचानक ये आपका कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। एक ही सेम डायग्राम, ये वाली डायग्राम कभी कनकेव मिरर बन जाती है, यही डायग्राम आपका ये कन्वेक्स भी बन जाती है, ये कनकेव भी बन जाएगी, ये आपका कन्वेक्स भी बन जाएगा। तो बस सिर्फ आपका ये डायग्राम को देख करके, पिक को देख करके आप डिसाइड नहीं कर लेंगे कि आपका कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ये अभी आपका मिरर है ही नहीं जब तक इसको हम सिल्वर्ड नहीं कर देते हैं। जब तक इसको सिल्वर्ड नहीं करेंगे तब तक इसको मिरर नहीं कहेंगे, इसको ग्लास का कोई पीस बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे, बार शेप में बोल सकते हैं, सर्कुलर शेप में बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बस इसको मिरर नहीं बोलेंगे जब तक इसको हम लोग सिल्वर्ड नहीं कर देते हैं तब तक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एकदम, मान लीजिए कि इस वाले शेप में देखिएगा दो भाग बटा हुआ है,
एक भाग जो आपका उभरा हुआ पार्ट है, एक पार्ट जैसे मान लीजिए कि मिरर हो गया, तो ये वाली पार्ट आपकी उभरी हुई पार्ट हो गई और अंदर वाली पार्ट आपकी धंसी हुई पार्ट हो गई। तो उभरी हुई पार्ट और धंसी हुई पार्ट पे सिलवर्ड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि आपका कनकेव मिरर होगा कि फिर आपका कन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर ना? अब देखिएगा, मान लीजिए कि हम ये एम लिख दिया, एम डैश लिख दिया, मतलब मिरर मिरर डैश हो गया, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एम लिखने का मतलब पता चल जाएगा कि एम फॉर मिरर मान सकते हैं उसको। ठीक है ना? तो हमने उभरी हुई भाग को हमने सिल्वर्ड कर दिया, पेंटेड कर दिया, और दूसरे कंडीशन में यहाँ पे मैंने क्या किया बाबू, एक अंदर वाले पार्ट को मैंने कवर्ड कर दिया। ठीक है ना? ऐसा ही शेप लिया, सॉरी ऐसा ही हमने शेप लिया, और वन अगेन टाइम में मैंने क्या किया, इसके धंसी हुई भाग को हमने सिल्वर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सेम शेप का मिरर जो कि बाहर की तरफ उभरी हुई भाग को मैंने सिल्वर्ड कर किया हुआ है, इसको हम लोग कनकेव मिरर के नाम से जानेंगे। उसी शेप में, उसी डायरेक्शन में दूसरे मिरर को अगर हम अंदर से अगर सिल्वर्ड कर दें तो आपका कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो डायग्राम के शेप में नहीं जाना है, उसकी डायरेक्शन पे नहीं जाना है, सिर्फ ये देखना है कि उसका हम सिल्वर्ड किस साइड से किए हैं, उभरा हुआ साइड से सिल्वर्ड किए हैं कि आपका धंसा हुआ साइड से सिल्वर्ड किए हैं। क्लियर है ना? मान लीजिए कि अगर इसी को हम ऐसे करके ऐसे कर दें तो हम देखेंगे डायरेक्शन तो चेंज हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो क्या ये कनकेव नहीं ना कहेंगे बाबू, कन्वेक्स ही कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर वाले पार्ट को मैंने सिल्वर्ड किया है, अंदर वाले पार्ट को सिल्वर्ड किया है, तो ये कन्वेक्स ही कहलाएगा। अगर मान लीजिए हम ऊपर से ऐसे बना दें तो आप कौन सा डायरेक्शन लीजिएगा, मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे मिरर को ऊपर से कहीं कुछ, मान लीजिए सन की लाइट ऊपर से आ रही है, तो ऊपर वाले सन की लाइट के थ्रू हमको डायग्राम बनाना हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो इस साइड में अगर मिरर डाल दीजिएगा तब क्या कीजिएगा, तब तो आपका डायरेक्शन एकदम बिल्कुल चेंज ही हो गया। तब यहाँ पर भी वही देखेंगे कि आपका ऊपर वाला सिल्वर्ड है या फिर नीचे वाला सिल्वर्ड है, नीचे वाला सॉरी उभरी हुई भाग अगर सिल्वर्ड है तो सेम कंडीशन की कनकेव मिरर होगा। अगर धंसी हुई भाग अगर सिल्वर्ड लिया गया है तो आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। तो इस पे नहीं देखना है कि अगर इस वाले डायरेक्शन में होगा तो आपका कनकेव, ये वाले होगा तो कन्वेक्स। ये आपका 100% कॉन्सेप्ट गलत है। सिर्फ ये देखेंगे कि आपका सिल्वर्ड हुआ किधर है, धंसी हुई भाग की तरफ हुई है कि फिर उभरी हुई भाग की तरफ हुई है। अगर बाहर से हमने सिल्वर्ड किया है, आउटर लेयर से अगर सिल्वर्ड किया है तो कनकेव बोलते हैं, और आपका इनर लेयर से टुवर्ड्स इनसाइड अगर हमने इसको सिल्वर्ड किया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कोई कनकेव मिरर ले लिया, हमने यहाँ पे ये कनकेव मिरर ले लिया, कनकेव मिरर से थ्रू होकर के एक हमने लाइन ड्रॉ किया। क्या किया बाबू? ये लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पे मैंने P मान लिया, P का मतलब होता है पोल। ठीक है ना? क्या होता है बाबू? P। तो यहाँ वाले P को हम, यहाँ वाले पॉइंट को P बोलते हैं, और टोटल लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसको P फॉर क्या बोलेंगे बाबू? पोल बोलेंगे। तो कहता है कि आपका लाइन होता नहीं है, ये लाइन हम लोग इमेजिन करते हैं। जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है, उसको हम अपने, कैसे हमने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ऐसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनाया। तो यहाँ पे क्या किया, एक डॉटेड लाइन खींचा जिसको एन से डिनोट किया, नॉर्मल बोला। तो मैंने पढ़ाया था कि ये आपका नॉर्मल जो है इमेजिनरी लाइन होता है। हम डायग्राम को अच्छे से बनाने के लिए, फ्रेश डायग्राम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन को डाल देते हैं। वैसा ही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस भी आपका एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन के लिए इसको डालते हैं कि हम एक्यूरेट क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे तो मेजर करके बना नहीं सकते हैं, सन और अर्थ के डिस्टेंस को एक्यूरेट तो ले नहीं सकते हैं। तो उससे बचने के लिए और एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ नहीं करेंगे, एक आपका कंप्लीट स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए
इतने सारे टॉपिक में अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरीज को आप कमेंट करेंगे, फिर आपको आंसर कल के क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके।